What's up guys, this side is Professor Chirag and I welcome you to your new journey जहाँ पे आप लोग अब अभी 12th पास हुए हैं एंड आपके न्यू सेगमेंट में एंटर कर रहे हैं, दैट इज कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स में एंटर कर रहे हो। दोस्तों अब अगर आप देखोगे ना यार, पहले का तरीका थोड़ा सा सीएस का अलग होता था एज अगेंस्ट अभी का तरीका अलग है। ऑब्वियसली इसके इंट्रोडक्शन के लिए मैंने आपके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, आप लोगों ने देख लिया होगा वो। अब एक बात समझिएगा, आपके इस पोर्शन में मैं आपके साथ कहाँ तक साथ रहूँगा, क्या क्या मैं कवर करूंगा, मैं आपको पहले उसको ब्रीफ आउट कर देता हूं तो एक काफ़ी इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी हमारे बीच में। अच्छा देखिए, मैंने आपको सारी फैकल्टीज़ के बारे में बताया कि सूरज सर आपको पढ़ाने वाले हैं, विकास सर पढ़ाएंगे, वैभव सर पढ़ाएंगे, मुस्कान मैम पढ़ाएंगे, हरीश सर पढ़ाएंगे एंड साथ साथ में थोड़ा बहुत मैं भी पढ़ाऊंगा। अब मैं आपके साथ किस सब्जेक्ट में डील करूंगा, मैं क्यों ये पढ़ा रहा हूँ, पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है, तब उसके बाद अपन आगे की बात करें। सबसे पहली बात, सर आप क्या पढ़ाने वाले हो? सर पढ़ाने वाले हैं आपको लीगल एप्टीट्यूड्स। वापस देखना नाम, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये है आपका सब्जेक्ट जिसको अगेन दो पार्ट्स में बांटा गया। एंड हटा दो, इधर जो लेफ्ट वाला पार्ट है दैट इज लीगल एप्टीट्यूड, उसका काम मेरा जिम्मा है। लॉजिकल रीजनिंग मेरे साथ सब्जेक्ट शेयर करेंगे कौन? वैभव चितलांगे सर। अब इससे नेक्स्ट, सर आप लीगल एप्टीट्यूड क्यों पढ़ा रहे हो और कुछ क्यों नहीं पढ़ा रहे? अगर आप मेरा बैकग्राउंड देखेंगे, अगर आप मेरा पूरा का पूरा क्वालिफिकेशन बेस देखेंगे, यू विल ऑलवेज सी कि मैंने सारा का सारा जो लीगल एप्टीट्यूड में आपको पढ़ाने वाला हूँ उसी के अंदर पढ़ाई की है और उसी का मेरा एक्सपर्टीज है। अब सर आपने क्या किया हुआ है, कहाँ तक के झंडे गाड़े हैं आपने? तो आई एम प्रोफेसर चिराग, मैं आपको बता दूं मैंने अपना LLB सिम्बायोसिस से किया, मैंने मेरा LLM सिम्बायोसिस से किया, मेरी PhD का फाइनल ईयर चल रहा है जहां पे मैंने सिर्फ और सिर्फ या तो कॉर्पोरेट लॉ के अंदर एक्सपर्टीज किए या फिर क्रिमिनल लॉ के अंदर प्रैक्टिस किए। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से मैं आपको ये पार्ट पढ़ाने वाला हूँ। अब सर इसके अंदर आप मुझे क्या क्या पढ़ाने वाले हैं? अच्छा देखिए, हम इसके अंदर पढ़ेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट्स, हम इसके अंदर पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, हम इसके अंदर पढ़ेंगे कंपनी लॉ का एलिमेंट, हम इसके अंदर पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये सारी चीजें इसका बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म करने वाली है। सर क्या ये बहुत टफ है? अगर आप किसी और से पढ़ रहे हैं तो शायद होगा। आई विल मेक श्योर कि इस सब्जेक्ट में लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग में ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट होगा। बस खाली एक चीज, आप लोग वीडियो लेक्चर्स के थ्रू पढ़ रहे हो, मैं आप लोगों से इन पर्सन नहीं मिल रहा, तो एक जिम्मेदारी आपकी है। आपकी जिम्मेदारी क्या है? सर हम प्रॉमिस करते हैं कि वीडियो के टाइम पे फोन यूज नहीं करेंगे। जो लोग फोन पे देख रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोग बाकी अपना डेटा ऑफ करके रखेंगे। आप लोगों को सिर्फ वीडियो पे फोकस करना है, हमें डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए दोस्त इस वीडियो के अंदर। ये फर्स्ट पार्ट है, हटा दिया ऐसे। नेक्स्ट चीज, जब मैं कुछ पढ़ा रहा हूं, द बेस्ट पार्ट जो मैं क्लास के अंदर हमेशा करवाता हूं वो क्या होता है? आप लिखिए, नोट्स बनाओ। नोट्स बनाना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ स्कोरिंग अमेजिंग मार्क्स। आपका बनाया हुआ खाना चाहे कितना ही खराब क्यों ना हो, आप खाओगे। क्यों? क्योंकि वो आपने बनाया है। सेम आपके बनाए हुए नोट्स चाहे कितने ही रद्दी क्यों ना हो, वो आपको अच्छे लगेंगे एंड दे आर डेफिनेटली गोइंग टू मेक यू फील गुड। कॉन्फिडेंस आपके नोट्स से आएगा, मेरे नोट्स से नहीं आएगा। सर क्या आप हमको नोट्स प्रोवाइड करेंगे? तो ये क्या है, कर ही रहा हूं आपको प्रोवाइड, उसकी टेंशन नहीं है। आपको मेरी तरफ से पूरे नोट्स मिल जाएंगे, दीज आर कलर्ड नोट्स, वेल अपडेटेड, कोई भी कंफ्यूजन नहीं आएगा, इसके बाद कुछ नहीं आएगा। लग गई 500 की। अब इसके आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। सर आज का डिस्कशन हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन से क्यों नहीं शुरू किया, मतलब यानी कि जो चैप्टर स्टार्ट हो रहे थे उससे, और हमने लॉ ऑफ टॉर्ट्स से क्यों किया? क्या कॉन्स्टिट्यूशन टफ है? हेल नो। कॉन्स्टिट्यूशन आपका फेवरेट चैप्टर होगा हम लोग जब इसे खत्म कर रहे होंगे। तो सर हमने पहले क्यों वो नहीं पढ़ा? पहले आपकी और मेरी दोस्ती होना जरूरी है, पहले मेरे पेज से आपका मैच होना जरूरी है। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि सर कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा ड्राई सब्जेक्ट है, वी विल ट्राई, हम लोग उसको इतना इंटरेस्टिंग बनाएंगे, मैं आपको उसके अंदर इतनी चीजें बताऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा। बट उधर एंटर करने से पहले हम दोनों की दोस्ती होना बहुत जरूरी है, जो देख रहा है और मैं पढ़ा रहा हूं। मैं आप लोगों को मेरी टोन के साथ मैच करना चाहता हूं, हेंस हमने पहले टॉर्च उठाया है। सर तो क्या ये बहुत सिंपल है? ऐसी कोई बात नहीं है, सबका सभी सिंपल है। सिर्फ इतना सा फंडा है कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर हम लोग, क्योंकि छोटा सा चैप्टर है तो इजीली दोस्ती कर लेंगे। सिर्फ 2 लेक्चर्स लगेंगे हम लोग को लॉ ऑफ टॉर्ट्स खत्म करने में, और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर अपन लोग चलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो आपका वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर होगा आपके पूरे के पूरे मॉड्यूल में। फाइन इनफ, आई थिंक वी हैव हैड अ ग्रेट डिस्कशन अबाउट हाउ वी आर गोइंग टू गो अबाउट दिस। मेरे साथ आपको क्या क्या मिलेगा? जैसे ही हम चैप्टर खत्म करेंगे इसके बाद अपन इसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे, ये मेरा करिकुलम होगा। बाकी टीचर्स हो सकता है कि पहले एक बार पोर्शन खत्म कर दें, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करवाएं। अलग अलग तरीके के वेरिएशंस हैं, हम लोग देखेंगे किसको कैसा कैसा जमता है। हो सकता है कि मैं भी कुछ चैप्टर्स के अंदर पहले पढ़ा दूं, उसके बाद एमसीक्यूज दूं, बट एमसीक्यू सॉल्विंग हम लोगों का मेन एलिमेंट होगा इस सब्जेक्ट के अंदर। आर वी श्योर इनफ टिल नाउ? लेट्स गो नाउ।
सर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ टॉट्स. नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द लेक्चर. इंट्रोडक्शन इज डन. मैं आपको पहचान गया, आप मुझे पहचान जाइए. लेट्स स्टार्ट. लॉ ऑफ टॉट्स. सर पहली बात, द वर्ड लॉ. आप लोग 12th के बाद आ रहे हो, आप 12th के बाद बाहर आए हो, आप लोगों ने अभी तक लॉ वर्ड नहीं सुना. व्हाट डू वी मीन बाय दिस वर्ड लॉ? सर जब कभी भी मैं कहता हूं लॉ, तो मेरे अंदर दिमाग में बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि सर शायद तक लॉ का मतलब होगा सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. शायद तक लॉ का मतलब होगा कि सर यू नो आइडिया अबाउट कैसे एक सोसाइटी को चलाना है, ये भी लॉ है. तो व्हाट डू यू थिंक इज लॉ इज द फर्स्ट पार्ट टू अंडरस्टैंड. ये वर्ड आप लोगों को ध्यान रखना है. बाकी लोगों में जब वो लोग लॉ वर्ड यूज करेंगे, आप लोग हमेशा यही समझेंगे. याद रखना जब कभी भी, अच्छा देखो, लॉ की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है. देयर इज नो फंडामेंटल डेफिनेशन टू लॉ. व्हाट वी से दैट वो मूर्ख है जो लॉ को डिफाइन करना चाह रहा है. मैं सिर्फ लॉ का एक इंटरप्रिटेशन दे रहा हूं, एकदम ठीक है. सेड बाय मेनी दैट लॉ इज लाइक अ सी. आप जितना अंदर जाएंगे वो और गहरा होता जाएगा, और गहरा होता जाएगा. इतने कंसेप्ट्स हैं इसके अंदर. तो नाउ मैं सिर्फ मेरे इंटरप्रिटेशन के हिसाब से लॉ क्या होता है वो बताना चाह रहा हूं आप लोग को. मैं मानता हूं दैट लॉ इज नथिंग बट set of rules and regulations just a second. set of rules and regulations. सर अगर लॉ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है तो ठीक है, एक काम करते हैं ना भाई, मैं आप लोगों के लिए एक रूल बना रहा हूं. जो जो इस वक्त ये वीडियो देख रहा है, 1 मिनट के लिए वीडियो मेरे को, नीचे मेरा नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे अर्जेंट में, इस नंबर में अर्जेंट में फोन लगाओ. उनको बोलो थैंक यू भाई, तूने इतना प्यारा पढ़ाया, आपके गूगल पे पे हम 10,000 रुपए डाल रहे हैं. क्या ये रूल आप फॉलो करोगे? आपने बोला सर आपका रूल क्यों फॉलो करें? अरे अभी तो तुमने बोला लॉ का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, करो फॉलो. आपने कहा सर आपका नहीं, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन which is imposed by an authority. Set of rules and regulations which is imposed by an authority. अब आता है नेक्स्ट सवाल, सर ये अथॉरिटी क्या है? अच्छा एक सेकेंड, अगर आप लोग अपने मन में कह भी रहे हो सर यू नो अथॉरिटी ये है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, आपको किसने बताया? कहां लिखा है? कौन सेंट्रल, कौन स्टेट, कौन सा पावर, किसका ठप्पा कहां है? आपको नहीं पता. जवाब आपको हमेशा याद रखना. जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारे लिए भगवत गीता है जहां पे हर जवाब मिलता है, वैसे ही लॉ की भगवत गीता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन. हर जवाब मिलेगा आपके कॉन्स्टिट्यूशन में. सो लॉ इज नथिंग बट सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन विच इज इंपोज्ड बाय एन अथॉरिटी. अथॉरिटी हैज बीन डिफाइंड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. एक काम करते हैं, आई विल ओपन अ बोर्ड जहां पे मैं आपको लिख देता हूं. आई थिंक दैट विल बी वेरी सिंपल फॉर यू. हाँ जी, नाउ कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको 3 बॉडीज दी. बच्चे जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए, ध्यान रखिएगा. ये आपके सीसेट में कहीं भी आ सकता है, ठीक है एकदम. अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको 3 बॉडीज दी हैं. एक आप कहते हो कि सर एक होती है लेजिस्लेटिव बॉडी, दूसरी होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी, और तीसरी होती है जुडिशरी. लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. अब जब मैं कहता हूं लेजिस्लेटिव बॉडी यानी कि सबसे ऊपर वाली बॉडी, बच्चे ये होते हैं आपके लॉ मेकर्स. ये होते हैं आपके लॉ मेकर्स. सर लॉ मेकर्स मतलब कौन लॉ बनाता है? सर इसका एक सिंपल आंसर है, लॉ बनता है पार्लियामेंट में. सही बात है सर. तो आपने अभी तक क्या बताया? लॉ इज नथिंग बट सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन विच इज इंपोज्ड बाय एन अथॉरिटी. फिर आपने बोला कि अथॉरिटी वर्ड कहां डिफाइंड है, तो हम लोग उसको देखने के लिए आए कॉन्स्टिट्यूशन में. और कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको क्या दिए? 3 बॉडीज दी हैं. कौन सी दी है? एक लेजिस्लेटिव,
दूसरी एग्जीक्यूटिव, तीसरी जुडिशरी। इसमें सर लेजिस्लेटिव का मतलब होता है जो लॉ मेकर्स होते हैं। अब लॉ मेकर्स कौन है सर? पार्लियामेंट। सिर्फ लॉ बन गया तो चल जाएगा क्या? वी नीड समवन टू इम्पोज दिस लॉ ऑन अस। लॉ बनने से नहीं चलता, लॉ को किस तरीके से इंपोज कर रहे हो इज द क्वेश्चन टू यू। सो एग्जीक्यूटिव बॉडी आर नथिंग बट द लॉ imposers. These are nothing but the law imposers. सर अभी अभी आपने बोला था लॉ इज नथिंग बट सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन इम्पोज्ड बाय एन अथॉरिटी। इम्पोज्ड बाय एन अथॉरिटी आपने बोला था, और कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो लॉ इम्पोज करती है। तो अब हमें सर समझ में आ रहा है कि वहां अथॉरिटी का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की एग्जीक्यूटिव बॉडी के बारे में कहना है। सर इंपोज कौन करता है? ऑब्वियसली लॉ इंपोजर्स आपने दो बनाए, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। टिल नाउ वी आर श्योर। सर एक सेकेंड, अब हमको समझ में आया कि जब आपने कहा था दैट लॉ इज नथिंग बट सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन imposed by an authority, here authority means central government and state government. Here authority means central government and state government. Is it simple enough? Yes it is. Now we know कि central government state government कहाँ से आ रहा है। अच्छा बच्चे एक और चीज, ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है, हमारा इंटरप्रिटेशन अभी भी थोड़ा सा और बाकी है। तो ठीक है भाई सर, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन इम्पोज बाय एन अथॉरिटी। अच्छा दिल्ली के अंदर अभी एक रूल बनाया था इन लोगों ने, ऑड इवन रूल, यानी कि ऑड नंबर वाले दिन जिस कार की नंबर प्लेट ऑड नंबर फॉर्म करती है, यानी कि 1111, तो अगर ऐसी फॉर्म करती है तो वो ऑड नंबर्स पे चलेगी, और जो इवन नंबर वाले दिन है यानी कि 2222 वो इवन नंबर वाले दिन गाड़ी चलेगी। क्या हमने महाराष्ट्र में ऐसा फॉलो किया? आपने कहा सर नहीं। ओके लेट्स ट्राई इट अनदर टाइम। गुजरात में लिकर बैन है, क्या हमने महाराष्ट्र में फॉलो किया? नहीं। महाराष्ट्र में गुटखा बैन है, क्या गुजरात ने फॉलो किया? नहीं। तो सर यहां से एक चीज समझ में आई कि इट इज इम्पोज्ड बाय एन अथॉरिटी, बट सर हमें पता कैसे पड़ेगा कि कब सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ इंपोज करेगा और कब स्टेट गवर्नमेंट लॉ इंपोज करेगा? ये तो हमें किसी ने बताया नहीं। जिसका जवाब कहीं ना मिले, भगवत गीता क्या है हमारे लॉ की? कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको 3 लिस्ट दिए बेटा। क्या दिए? 3 लिस्ट दिए। अब जो लिस्ट 1 है इसको आप लोग बुलाते हो यूनियन लिस्ट। इसको आप क्या बुलाते हो? यूनियन लिस्ट। लिस्ट 2 को आप बुलाते हो स्टेट लिस्ट, एंड लिस्ट 3 को आप बुलाते हो कॉन्करेंट लिस्ट। ये अगर आपको पता है भी तब भी हमारे सीखने के लिए जरूरी है। ये मेरे पढ़ाने का तरीका है। फर्स्ट लेक्चर हमेशा सिर्फ और सिर्फ पहले बेसिक्स क्लियर करो। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता यार कौन से बच्चे कहां से आ रहे हैं। सो ये सबके लिए, ये बेसिक्स की अपने को क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने सर मेरे को 3 लिस्ट दी, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। मैं इस लिस्ट को एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहता हूं। लेट्स से कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मेरे परिवार का एग्जाम्पल लेते हैं। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये मेरे दादाजी हैं, दादाजी, ठीक है एकदम। सेंट्रल गवर्नमेंट मेरे पापा हैं और स्टेट गवर्नमेंट मैं हूं। तो दादाजी कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। पापा कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। मैं कौन हूं? स्टेट गवर्नमेंट। दादाजी ने कहा कि चिराग तू कहां रहेगा, कैसे रहेगा, घर कितनी बजे तक आ जाएगा, ये सारे डिसीजन तेरे पापा लेंगे। तो वो सारे डिसीजंस जो मेरे पापा लेंगे वो उन्होंने इस लिस्ट के अंदर लिख दिए, यूनियन लिस्ट के अंदर लिख दिए। फिर उन्होंने कहा क्या पढ़ेगा, कौन से कॉलेज से पढ़ेगा, ये सब तेरा डिसीजन है, तू तेरे हिसाब से चूज कर, इसमें पापा बीच में नहीं आएंगे। तो वो मुद्दे जिन पे मैं डिसीजन ले सकता था वो उन्होंने स्टेट लिस्ट में डाल दिया। ये बोलते बोलते दादाजी की आंख में आंसू आ गए। खुशी के नहीं, गम के। उन्होंने कहा बेटा मैं पछताया, तेरे पिताजी पछता रहे, तू भी ना पछताए, इसीलिए शादी जैसे मुद्दे
ना तू अकेला डिसीजन लेना और ना पापा को लेने देना अकेले। ऐसे डिसीजंस में तुम दोनों मिल के बात करना। अगर पापा के पास कोई लड़की है तो उनकी बात मानना, पर अगर पापा के पास कोई लड़की नहीं है तो तू भी अपने लिए पसंद कर सकता है। यानी कि जहां पे दोनों में से कोई भी डिसीजन ले सकता है, ऐसे मुद्दों को उन्होंने डाल दिया कॉन्करेंट लिस्ट में। ठीक है, तो दादाजी ने जो मुद्दे खाली पापा डिसाइड करेंगे वो यूनियन लिस्ट में डाला, जो मुद्दे खाली मैं डिसाइड करूंगा वो स्टेट लिस्ट में डाला, और जो हम दोनों डिसाइड कर सकते हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट में डाला। अब नेक्स्ट चीज समझना बच्चे, ये क्या कहना चाह रहा है? नाउ व्हेन आई एम सेइंग दादा को फेंको साइड, मतलब साइड में भेजो उनको। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोल रहा है? ऐसे मुद्दे जिनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ इंपोज करेगी, ऐसे मुद्दे जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ इंपोज करेगी, वो मैं कहां डाल रहा हूं? यूनियन लिस्ट के अंदर डाल रहा हूं। सो अंडर यूनियन लिस्ट जो भी मैटर आता है उन सब के ऊपर कौन लॉ इंपोज करता है? सर उन सब के ऊपर लॉ इंपोज करती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है एकदम। स्टेट लिस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि जो मैं लिस्ट 2 के अंदर एंट्रीज डाल रहा हूं उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करेगी, उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करेगी। उसका सारा डिसीजन कौन लेगा? उसका सारा डिसीजन लेगा स्टेट गवर्नमेंट। एकदम ठीक है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ने लास्ट में कहा कि जो मुद्दे कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आ रहे हैं, जो मुद्दे कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आ रहे हैं, उसमें अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक कोई लॉ नहीं बनाया है, उस पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक कोई लॉ नहीं बनाया है, तो ऐसे केस में वो स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के लिए वैसा लॉ बना सकती है जैसा उसे बनाना हो। स्टेट गवर्नमेंट अपने लिए लॉ बना सकती है। पर जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे इंडिया के लिए कोई लॉ बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे इंडिया के लिए अगर कोई लॉ बनाया, तो ये वाला जो स्टेट का लॉ है ये क्या हो जाएगा? उसी दिन कैंसिल, खारिज हो जाएगा। इज इट सिंपल इनफ टू अंडरस्टैंड? यस इट इज, आई एम प्रीटी श्योर फॉर दिस। नाउ इसके अंदर मैं चाह रहा हूं आप कुछ चीज समझें। जो भी लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है, अगर उसमें उसने कुछ भी नहीं बोला है तो यह माना जाएगा कि ये लॉ पूरे के पूरे इंडिया के लिए बना है। जो भी लॉ स्टेट गवर्नमेंट बनाता है, जो भी लॉ स्टेट गवर्नमेंट बनाता है, वो अपने स्टेट के लिए बनाता है। यानी कि लिकर बैन इन गुजरात इज देयर स्टेट्स डिसीजन, गुटखा बैन इन महाराष्ट्र इट्स आवर डिसीजन। एकदम ठीक है। अब एक बात समझना, जैसे आप बात करते हो आईपीसी, सीआरपीसी, ये जो इंडियन पीनल कोड है, ये सब है, जो मर्डर सेक्शन 302, अब आप महाराष्ट्र में खून करो, राजस्थान में खून करो, या फिर कहीं भी और खून करो, सजा बराबर मिलेगी, सबको मिलेगी जिसने ये गलती करी है। क्यों? क्योंकि वो इंपोज कर रही है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, इसीलिए वो पूरे देश पे लग रहा है। लिकर बैन इन गुजरात इज इंपोज्ड बाय गुजरात गवर्नमेंट, तो सिर्फ उनके स्टेट पे लग रहा है। आर वी गेटिंग द डिफरेंस टिल नाउ? यस वी आर गेटिंग इट। अब मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं। तो सर अब है ना, हम लोग को ऑलमोस्ट आपके डेफिनेशन का पार्ट क्लियर हो गया दैट लॉ ऑफ टॉर्ट्स में लॉ का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स एंड रेगुलेशंस का मतलब गाइडलाइंस जो आपको फॉलो करनी है, विच इज इंपोज्ड बाय एन अथॉरिटी, विच इज इंपोज्ड बाय एन अथॉरिटी। सर अथॉरिटी का मतलब हमको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपने बताया 3 बॉडीज होती हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। सर लेजिस्लेटिव क्या होते हैं? जो लॉ मेकर्स होते हैं। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? जो लॉ इंपोजर्स होते हैं। ओके सर, लॉ इंपोजर्स में कौन आ गए? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सर सेंट्रल गवर्नमेंट किस में लॉ बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट किस में लॉ बना सकती है? सर इसका जवाब भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही है। 3 लिस्ट दी गई हैं, कौन सी है? लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 कौन सी? यूनियन लिस्ट। लिस्ट 2 कौन सी? स्टेट लिस्ट। लिस्ट 3 कौन सी? कॉन्करेंट लिस्ट। सर यूनियन लिस्ट के अंदर जो भी मुद्दे डले गए हैं उस पे लॉ कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। सर स्टेट लिस्ट के अंदर जो भी मुद्दे दिए गए हैं उसके अंदर लॉ कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर सेंटर भी बना सकता है, स्टेट भी बना सकता है। अगर सेंटर ने कोई लॉ नहीं बनाया तो स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के लिए वो लॉ बना सकती है, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई लॉ बना दिया तो फिर आपको पूरे देश में वही फॉलो करवाना पड़ेगा। सर ऐसा कोई एग्जाम्पल है जहां पे स्टेट ने अपने लिए लॉ बना दिया हो और बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर दिया हो? देखो ये तुमको वैसे सिखाने की जरूरत नहीं है,
हाउएवर बोर ही हो रहे हैं, 2 मिनट की बात है, सीख ही लोगे एग्जाम्पल। यार ना एक टाइम था अमिताभ बच्चन की फिल्म्स एकदम बड़ा एकदम धमाल कर रही थी, मजदूर एकदम एम्पावर हो गए थे। तो ये 1970s का टाइम था, 1970s का टाइम था जब क्या हुआ ना कि भाई एकदम से वेस्ट बंगाल की वहाँ से ऑर्डर आया कि भाई जो भी हमारे यहाँ पे काम करने आएंगे वर्कर्स, जो भी हमारे यहाँ पे काम करने आएंगे वर्कर्स, उनने अगर हमारे साथ उन्होंने हमारे साथ अगर 10 साल काम किया तो हम उनको थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू मतलब क्या, ग्रेचुटी देंगे। ग्रेचुटी मतलब थैंक यू बोलने का एक तरीका है, पैसे देंगे आपको, मतलब आपकी लॉयल्टी के लिए, अगर आप 10 साल काम करो। तो सारे मजदूर हो गए एकदम पागल की, अरे अरे भागो भागो भागो, सब ममता दीदी के पास भागने लगे। एकदम ठीक है क्या? अब ये देखिए केरला ने बोला अरे यार ये तो सारे वर्कर्स उधर चले गए, तो पूरी कंट्री में वर्कर्स का इम्बैलेंस होने लगा क्योंकि सब वेस्ट बंगाल की तरफ भागने लगे। तो 1971 में केरला ने अपने स्टेट के लिए रूल बना दिया कि हम भी ग्रेचुटी देंगे, हम ग्रेचुटी देगा, पर ग्रेचुटी किसको देगा, जो 5 साल हमारे पास काम करेगा। अब दीदी के वहां पे वेस्ट बंगाल में 10 साल पे ग्रेचुटी मिल रही है, केरला में 5 साल में मिल रही है, तो सब इधर भागने लगे। सेंट्रल गवर्नमेंट साइड में बैठ के वैसे वाले स्टाइल में देख रहा है, ठीक है एकदम। सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहा है हाँ भाई तुम्हारा हो गया हो तो मैं कुछ कर लूं। तो उन्होंने बोला सर ग्रेचुटी कॉन्करेंट लिस्ट का मैटर है, क्योंकि आपने इसके ऊपर कोई लॉ नहीं बनाया तो हम हमारे स्टेट के लिए बना रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा शट अप, मैं अब इंडियन ग्रेचुटी एक्ट 1972 बना रहा हूं, इंडियन ग्रेचुटी एक्ट 1972 बना रहा हूं जिसको पूरे भारत में लागू किया जाएगा। और उसी टाइम पे वेस्ट बंगाल और केरला का ग्रेचुटी एक्ट कैंसिल हो गया। श्योर है एकदम सिंपल है। आई थिंक आप लोगों को काफी वेल अवेयर एग्जाम्पल्स मिल गए, तो किसी को भी एकदम दाएं दाएं शूट करना इतना किसी को नहीं आता होगा, जो हम लोग खाली लॉ के ऊपर बात कर रहे हैं। सो नाउ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन इम्पोज्ड बाय एन अथॉरिटी, एंड लास्ट जो बहुत जरूरी है दैट इज जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, ओवर द पीपल अंडर दैट अथॉरिटी। तो जो लोग उस अथॉरिटी के अंडर आते हैं उसके ऊपर ये रूल लागू होगा। यानी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया तो पूरे देश के ऊपर लगेगा, पर जबकि स्टेट गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया तो वो सिर्फ उसी के स्टेट के लोगों के ऊपर लगेगा, बाकी ऊपर नहीं लगेगा। इस लॉकडाउन के अंदर आपके दिल्ली में इन लोगों ने लिकर पे 70% टैक्स लगा दिया, सिर्फ दिल्ली में लगेगा। अब महाराष्ट्र आओ, आराम से पिए, टुन होके घूमिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है भाई यहाँ पे। सो व्हाट्स द डिफरेंस आउट देयर गाइस, वहां के लोग जो स्टेट के रहते हैं उन्हीं को वो रूल फॉलो करना है। उन लोगों ने पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया, हमने कहा आप जानो, हमारे महाराष्ट्र में हम नहीं करेंगे। श्योर है? सो नाउ सर अब एकदम लॉ का मतलब क्लियर है। ऐसे सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन जो कोई अथॉरिटी हमारे ऊपर इंपोज करती है उसे हम कहते हैं लॉ। सर अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, लॉ ऑफ टॉर्ट्स। तो लॉ का मतलब तो क्लियर है, टॉर्ट्स का मतलब बताऊंगा तो इस पूरी हेडिंग का मतलब क्लियर हो जाएगा। अब बात समझना टॉर्ट्स का मतलब क्या होता है। देख टॉर्ट्स एक वीक ब्रांच ऑफ लॉ है, टॉर्ट्स एक बड़ी वीक ब्रांच ऑफ लॉ है। सर व्हाई आर यू सेइंग टॉर्ट्स बड़ी वीक ब्रांच ऑफ लॉ है? क्योंकि अब ना मेरी टैगलाइन पढ़ो, जब कहीं ना मिले रिलीफ, जब कहीं ना मिले रिलीफ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स में रखें अपना बिलीफ। इसका मतलब क्या हो गया कि जब आप कहते हो भाई, अच्छा ना मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप लोग उससे एकदम 100% क्लियर हो जाओगे। अब मेरा वजन कितना है भाई, 70 kg होगा, झूठ बोल रहा हूं ज्यादा होगा पर मानूंगा नहीं मैं, 70 kg अगेंस्ट सामने की तरफ अपने हरीश सर। भाई वो गैंडा है, वजन है भाई 110 किलो है, तो हम दोनों सीसॉ खेल रहे थे, ठीक है एकदम। तो मैं नीचे गया, वो ऊपर आया, फिर वो ऐसे गए, ऐसे है, फिर वो जोर से कूदा। जैसे ही वो जोर से कूदा और मैं उछल के जाके गिरा, मेरे हाथ में चोट आई है, गिरा हूं, मुंह पे लगी है। और ये हमारे बचपन की बातें चल रही भाई, एकदम छोटे छोटे से बच्चे हैं। अब यार छोटे मोटे बच्चे हैं, प्यार मोहब्बत में हो गया, अब इसमें क्या ही कर सकते हो यार, हो गया जो हो गया, जाने दो, अब उसमें कुछ बोल थोड़ी सकते हैं अपन। आप क्या बोलोगे, हरीश सर हत्यारे हैं, इनके ऊपर मर्डर का केस लगाओ? क्या आप बोलोगे इनको अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगाओ? लॉ बोल रहा है कि यार बच्चे खेल रहे थे, चोट लग जाती है, अब क्या ही कर सकते हो आप, इसमें कोई रिलीफ नहीं है। बट यार मेरे पेरेंट्स गरीब हैं, मेरी मलहम पट्टी का खर्चा आएगा, किसी को तो भरपाई करनी पड़ेगी।
हम लोग सीआरपीसी के सामने गए, उन्होंने बोला यार वो क्रिमिनल थोड़ी बच्चा है। आईपीसी के पास गए, उन्होंने कहा बच्चा है, नहीं कर सकते कुछ। लॉ ऑफ टॉर्ट्स ने बोला बच्चा होगा घर में। आई मीन ये बच्चा होगा घर में इज व्हाट आई मेंट। बच्चा होगा ये घर में, इसके पेरेंट्स को कॉम्पनसेशन भरना पड़ेगा चिराग की मलम पट्टी का। अब यहां पे अगर आप देखो तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स कब काम आया? जब कोई और लॉ काम नहीं आया। तो जनरली कोई ना कोई लॉ आपको प्रोटेक्ट कर लेता है, पर अगर कुछ भी नहीं है तो आप लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर आना पसंद करते हैं। ये सबसे एक बेसिक आइडिया ऑफ टॉर्ट्स। लेट्स गो हेड। टॉर्ट का मतलब होता है एक सिविल रॉन्ग। टॉर्ट का मतलब क्या होता है? एक सिविल रॉन्ग। सर आप सिविल रॉन्ग क्यों बोल रहे हो? क्योंकि बेटा अगर ये क्रिमिनल रॉन्ग होता तो ये आईपीसी के अंदर चला जाता। और सबसे खास बात, टॉर्ट्स के अंदर आपको जेल नहीं होती है। टॉर्ट्स के अंदर आपको जेल नहीं होती है। टॉर्ट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिलता है? कॉम्पनसेशन मिलता है। क्या ये बेसिक पार्ट एकदम आपको क्लियर हुआ? टॉर्ट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है आपको? कॉम्पनसेशन मिलता है। नाउ आई एम गोइंग वन स्टेप अहेड ऑफ दिस। अब मैं नेक्स्ट आपको क्या बोल रहा हूं? जब अपन कह रहे हैं कि सर टॉर्ट्स का मतलब क्या होता है? सर टॉर्ट्स का मतलब होता है एक सिविल रॉन्ग। एक सिविल रॉन्ग यानी कि इसमें जेल नहीं हो सकती। तो ये आप एमसीक्यू के लिए याद रखेंगे। इन टॉर्ट्स देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ imprisonment. It's all about compensation. It's all about compensation. जो टॉर्ट कमिट करता है, मतलब कि जिससे ये गलती हो जाती है, आप उसको बुलाते हो टॉर्ट फीजर। TORTFEASOR, टॉर्ट फीजर। जो गलती कर देता है उसको आप टॉर्ट फीजर बुलाते हो। अब सर हमको समझ में आ रहा है कि टॉर्ट्स का मतलब क्या होता है। सर एक एग्जांपल और दे दो और मतलब टॉर्ट एकदम समझ में आ जाएगा दिमाग में। ले लो एग्जांपल और। अब भाई मान लो मैं खड़ा हूं मेरी बालकनी में। बालकनी में एक थोड़ा सा छज्जा है जिस पे मैंने गमला ला के रखा है जिसके अंदर एक फूल है। ठीक है, गमला रखा मैंने वहीं पे और मैं गया भूल। मैंने बढ़िया पानी वानी डाला, फूल थोड़ा और बड़ा हुआ। एक दिन चली हवा और गमला गया गिर। हवा तेज चली, मैं वहां था भी नहीं, गमला गया गिर। नीचे खड़ा था एक गंजा, उसी के सर पे फूटा ये बिल। अब गंजे के सर पे अलग से एक फूल निकला हुआ है और गंजा ऊपर की तरफ देख रहा है मुझे ऐसा। मैंने कहा भैया मैंने कुछ नहीं किया, हवा चली, एक्ट ऑफ गॉड आप पे गिरा। अब अगर आप सीआरपीसी आईपीसी में जाओगे तो बोलेंगे चिराग की क्या गलती है भाई, यार इसमें क्या गलती है? वो क्या कर सकता था? हवा चली, गिर गया, हादसा है भाई। लॉ ऑफ टॉर्ट्स बोलेगा तेरे को वहां पे गमला रखना ही नहीं चाहिए था। हम समझ रहे कि तेरी इंटेंशन गलत नहीं थी, पर क्योंकि तेरी नेग्लिजेंस है तेरे को कॉम्पनसेशन तो देना पड़ेगा। हम तेरे को जेल नहीं कराएंगे क्योंकि तेरी इंटेंशन गलत नहीं थी, पर कॉम्पनसेशन तो देना पड़ेगा। दोस्तों हमेशा याद रखना, जेल करवाने के लिए सामने वाले की इंटेंशन गंदी होनी चाहिए। जेल कराने के लिए सामने वाले की इंटेंशन गंदी होनी चाहिए। जबकि टॉर्ट बोलता है मेरे को इंटेंशन से फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ किस चीज के लिए डील करता हूं? कॉम्पनसेशन के लिए डील करता हूं। अब इसकी एक बात समझना, सर ये इंटेंशन वर्ड आपने क्यों इतना जल्दी बोला है, हमें समझ में नहीं आ रहा। अच्छा एक बात समझना, रात को 2 बजे मैं एक रेलवे स्टेशन के बाहर हूं। रात को 2 बजे मैं रेलवे स्टेशन के बाहर हूं। मेरे सामने एक सुंदर सुशील अच्छी लड़की खड़ी है। वो मुझे देख रही है, मैं उसे देख रहा हूं। हम दोनों एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ के जा रहे हैं। डेप्थ देख रहे हो बात की? एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। अचानक से मैं उसकी तरफ दौड़ा और मैंने उसको धक्का दिया और वो उस तरफ जाके गिर गई। आपने कहा सर जेल जाओगे आप, एक लड़की को आपने धक्का मारा है, क्या तमीज है आपके अंदर? और लड़की के, आपने लड़के को भी धक्का मारा होता तब भी ये पनिशमेंट है। मैंने उसे धक्का इसलिए मारा क्योंकि जब वो मेरी तरफ देख के चल रही थी, सामने से एक ट्रक आ रहा था, वो उसे टकरा जाती और मर जाती। उसे बचाने के लिए उसे धक्का दिया। अब आपने कहा सर तू तो देव मानस निकला।
अब ये जो मैं तुम्हारे सामने देव मानस निकला ना, आपने बोला नहीं सर आपको जेल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मेरा इंटेंशन गलत नहीं था, और यही चीज अगर मैंने विदाउट सॉरी जानबूझ के अपनी गंदी इंटेंशन की वजह से धक्का दिया होता उसको, तो तुम मुझे पनिश करते। तो बात समझो, तुम उस धक्के को पनिश नहीं कर रहे, तुम पनिश कर रहे हो मेरी इंटेंशन को। तो क्रिमिनल लॉ के अंदर इंटेंशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जबकि टॉर्ट्स के अंदर इंटेंशन इतना बड़ा रोल प्ले नहीं करता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पर आपको सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर क्या मिलेगा? आपको सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर मिलेगा कॉम्पनसेशन। तो नाउ सर, नाउ वी नो इट वेल व्हाट इज लॉ ऑफ टॉर्ट्स। वेरी गुड। नाउ जो बेटा मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है वो एमसीक्यू पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां जहां आपके नोट्स में मुझे शॉर्ट शॉर्ट एमसीक्यूज दिख रहे हैं वो मैंने हाईलाइट कर दिए, तो इट विल बी वेरी सिंपल फॉर यू टू रिमेंबर। सो नाउ वेयर डिड दिस वर्ड टॉट has come from? The word taught is a French word. MCQ. It is a French word. So they can ask you taught is derived from where? It's a French word which is derived from a Latin word. ये French word है, और कहाँ से derive किया French वालों ने इनको? एक Latin word से। उस Latin word का नाम क्या है? Totum. So it's a French word derived from Latin named as totum. Totum means civil wrong. सर ये हमको ऑलरेडी पता है, आपने बता दिया, अभी नहीं, आगे। बट एवरी रॉन्ग और रॉन्गफुल एक्ट इज नॉट अ टॉर्ट। हर गलत चीज टॉर्ट नहीं होती। मतलब कि मान लो मैंने आपका मर्डर कर दिया, इट्स रॉन्ग, बट इज इट अ टॉर्ट? नो, एवरी रॉन्ग इज नॉट अ टॉर्ट। बट यहां पे मैं चाहता हूं कि एक चीज समझना, एक लाइन लिख के रख लो, एवरी टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग, बट नॉट ऑल सिविल रॉन्ग्स आर टॉर्ट्स। हर टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है, पर हर सिविल रॉन्ग एक टॉर्ट नहीं होता। सर इसका क्या मतलब हुआ? सर बताएंगे, सर जीवित हैं, सर जरूर बताएंगे, आप डरे ना एकदम। नाउ टॉर्ट इज रियली अ काइंड ऑफ सिविल रॉन्ग एज अपोज्ड क्रिमिनल रॉन्ग। क्रिमिनल रॉन्ग तो होता ही नहीं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। एग्जाम्पल, अ कार एक्सीडेंट, एक कार का एक्सीडेंट हुआ है, वेयर वन ड्राइवर हर्ट्स अनदर ड्राइवर because he or she was not paying attention could be a tort. मैं गाड़ी चला रहा था, मैं नहीं भाई, मुंह पे सरस्वती माँ बैठती है, कोई और गाड़ी चला रहा था, ध्यान नहीं था और कर दिया एक्सीडेंट। अब यार उसका इंटेंशन नहीं था, यू कैन पनिश हिम, बट क्या से कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा क्योंकि उसने नेग्लिजेंस किया था। यस, thus simply stated tort means wrong, but every wrong or wrongful act is not a tort, but every wrong and wrongful act is not a tort. श्योर इनफ, याद रहेगा, ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। हर टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग होता है, पर हर सिविल रॉन्ग एक टॉर्ट नहीं होता। सर इस पे थोड़ा सा और अपन काम कर सकते हैं क्या, कि हर सिविल रॉन्ग टॉर्ट नहीं होता, ऐसा क्यों? आ रहा हूं, डोंट वरी। सो रॉन्ग कैन बी ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके के रॉन्ग्स होते हैं। एमसीक्यू हो सकता है, एक होता है पब्लिक रॉन्ग, दूसरा होता है प्राइवेट रॉन्ग। आप जब कहते हो पब्लिक रॉन्ग, पब्लिक रॉन्ग का मतलब होता है आपने स्टेट की प्रॉपर्टी के साथ कुछ मस्ती करी, कोई स्टैचू को छेड़ दिया, आप लोगों ने कुछ पब्लिक प्लेसेस खराब कर दी, इसको आप बोलते हो पब्लिक रॉन्ग, जहां पे आपने स्टेट के रूल्स का वायलेशन किया। एंड सेकंड इज प्राइवेट रॉन्ग। प्राइवेट रॉन्ग का मतलब क्या होता है? जब आपने किसी इंडिविजुअल के राइट को हार्म किया, जब आपने किसी इंडिविजुअल के, एक प्राइवेट इंडिविजुअल पर्सन को हार्म किया। रॉन्ग अगेंस्ट इंडिविजुअल्स, दो तरीके के रॉन्ग होते हैं सर, कौन सा? एक पब्लिक, दूसरा प्राइवेट। पब्लिक रॉन्ग अगेंस्ट द स्टेट, प्राइवेट रॉन्ग अगेंस्ट द इंडिविजुअल। एमसीक्यू, ठीक है, आई एम मार्किंग इट हियर, आप अपने नोट्स में प्लीज वहां मार्क कर लेना। नाउ अब इसका फाइनल, tort means a civil wrong. So finally it is tort means a civil wrong which is not exclusively the breach of contract or the breach of trust. Now comes the point. यहाँ पे अच्छा देखो ना, मतलब मैं चाहूँ तो एक मिनट में खत्म कर सकता हूँ। tort का मतलब होता है which tort means a civil wrong, ये हमको पता था, which is exclusively not a breach of contract and breach of trust. इसने बोला कि अगर कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या कोई ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है, हम उसे कभी टॉर्ट नहीं बोलते हैं। ये क्लियरली डिफाइन किया गया है। किसने डिफाइन किया था? सॉलमन ने डिफाइन किया था। सर नोट्स में लिख लें क्या? मत लिखो, आगे डेफिनेशन दी है। बट अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सर ये तो बात ही खत्म हो जाती है, हमें याद हो गया, बट लॉजिक समझो। माई पॉइंट इज कि आप लोग मेरे साथ ही जितने भी लेक्चर्स बैठने वाले हो, द पॉइंट इज लॉजिक। अगर लॉजिक क्लियर नहीं है तो हम गोबर करने वाले हैं। सो यहां पे काम कर रहे हैं अपन। अब सुनना आराम से। नेक्स्ट,
law of torts is a civil wrong. So tort is a civil wrong which is not exclusively a contract, breach of contract or breach of trust. अब बात समझो बेटा, जब कभी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? आपके और मेरे बीच में एक लिखित कॉन्ट्रैक्ट था, ये कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, तो सर इसकी रेमेडी कहाँ मिलेगी? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर। तो सर इसको तो एक लॉ प्रोटेक्ट कर रहा है, दोनों पार्टीज के बीच में है, और पार्टीज ने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में लिख रखा है कि कल को अगर ऐसा हुआ तो ये कॉम्पनसेशन होगा। अगर सर इन लोगों ने पहले से ही डिसाइड कर रखा है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट टूटा तो ये आपको रेमेडी देनी पड़ेगी, तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स बोल रहे हैं मेरे पास क्यों आ रहे हो भाई, तुम लोग वही निपट लो, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 का तुम्हारे को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसीलिए कभी भी एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टॉर्ट नहीं कहलाता। अब हो गई सर ये बात तो क्लियर। पर सर ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्यों नहीं आता? इसमें लोगों की नानी निकल जाती है समझने में। लेट्स सी कि हम लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं। मैं चाहूं तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यहीं पे खत्म कर सकता हूं, बट आई थिंक आपका जानने का अधिकार है। लॉजिक्स डेवलप करो, इतना 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 डेप्थ तक समझो कि आगे भी आप कभी पढ़ो, आपको ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स वापस से एग्जीक्यूटिव में पढ़ना है, वापस से मुझसे ही पढ़ना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो पढ़ाऊंगा वापस से मुझसे आगे पढ़ना है, तो ये सब रिपीट है, सब रिपीट है वापस से। नाउ लेट्स सी कि हम लोग यहां पे क्या बात कर रहे थे। इसने बोला लॉ ऑफ टॉर्ट्स इज अ सिविल रॉन्ग which is exclusively not a breach of contract, ये हमें क्लियर है, and a breach of trust. Now see what is breach of trust. बेटा ना पहले के टाइम पे जब कभी भी कोई वायलेशन होता था तो दो तरीके के इसमें बढ़ता था, दो तरीके के इसमें बढ़ता था। एक होता था वायलेशन ऑफ कॉमन लॉ, एक होता था वायलेशन ऑफ कॉमन लॉ। सो टॉर्ट इज नोन एज वायलेशन ऑफ कॉमन लॉ। और दूसरा होता था द कोर्ट ऑफ इक्विटी, मतलब जो पुराने टाइम में अपन लोग ना कोर्ट ऑफ चांसलर बोलते थे, इक्विटी ये एक और कोर्ट्स हुआ करती थी। तो अपन लोगों ने दो सेगमेंट में बांट दिया इसको। यू नो एनी काइंड ऑफ एक्ट, या तो वो किसके अंदर आता था, कॉमन लॉ का वायलेशन होता था, या फिर लॉ ऑफ इक्विटी। ठीक है एकदम। सर व्हाट इज दिस लॉ ऑफ इक्विटी? ये लॉ ऑफ इक्विटी है ना स्पेसिफिकली कुछ ही मुद्दों के साथ डील करता था, जैसे कि इन्फेंट्स, प्रॉपर्टी, इनके साथ डील करता था कोड ऑफ इक्विटी। अब बात समझना, मैंने ना लॉ के दो हिस्से बांटे आपके सामने कि एक एक्ट हुआ, एक्ट यहां पे मतलब क्या, कोई हरकत हुई, तो वो दो जगहों पे बट रही है, या तो वो कॉमन लॉ की मिस्टेक होगी या फिर वो लॉ ऑफ इक्विटी की मिस्टेक होगी। बात समझना, अगर कॉमन लॉ की मिस्टेक है तो आप लोग कॉमन लॉ के कोर्ट्स के पास जाओगे, कॉमन लॉ के कोर्ट्स के पास जाओगे, और अगर लॉ ऑफ इक्विटी का ब्रीच है तो आप इक्विटी कोर्ट्स यानी कि कोर्ट ऑफ चांसलर के पास जाते थे। कोर्ट ऑफ चांसलर, ये याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं। अब बात समझना, ये जो लॉ ऑफ इक्विटी की आप बात कर रहे हो या फिर यू नो इक्विटी कोर्ट्स के सामने आप जाने की बात कर रहे हो, इसके अंदर प्रॉपर्टी, ट्रस्ट, इन्फेंट ये सब आता है। अब बात समझना, कॉमन लॉ, ये जो ऊपर आपको मैंने बताया कॉमन लॉ, दिस इंक्लूड्स टॉर्ट्स, कॉमन लॉ इंक्लूड्स टॉर्ट्स। हाउएवर law of equity does not recognize the word torts, does not recognize the word torts। अब यहां सर आप क्या समझाना चाह रहे हो? क्योंकि लॉ ऑफ इक्विटी ट्रस्ट रिकॉग्नाइज करता है, प्रॉपर्टी, इन्फेंस रिकॉग्नाइज करता है, और यहां के कोर्ट अलग चलते हैं, कोर्ट ऑफ चांसलर्स अलग चलते हैं। इसीलिए कभी भी अगर कोई ट्रस्ट का ब्रीच हुआ है, अगर कोई ट्रस्ट का ब्रीच हुआ है तो हम उसको वायलेशन ऑफ कॉमन लॉ नहीं मानते, हम उसको मानते हैं वायलेशन ऑफ इक्विटी। इसीलिए उसको डील करेगी लॉ ऑफ कोर्ट ऑफ चांसलर्स, ना कि कॉमन लॉ कोर्ट्स। इसीलिए लॉ ने स्पेसिफिकली बोल दिया कि ब्रीच ऑफ
ट्रस्ट को, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को कभी भी टॉर्ट मत बोलना। क्यों? क्योंकि वो जाता है कोर्ट ऑफ चांसलर के पास और वो लोग टॉर्ट वर्ड को रिकॉग्नाइज नहीं करते। एकदम क्लियर इन डेप्थ लॉजिक। अब ये अंग्रेजों की बात चल रही है सर, ये कोर्ट ऑफ इक्विटी अपने लिए कुछ भी नहीं है। उस टाइम के अंग्रेजों की बात चल रही है जब ये भाई साहब भारत में बैठे रहते थे। अब आ रहे हैं अपन नेक्स्ट। मैं यहाँ पे आप लोग को कुछ चीज बताना चाह रहा हूं जो मुझे चाहिए कि आप लोग एकदम ऐसे याद रखना है इस चीज को। जब कभी भी मैं टॉर्ट कह रहा हूं आपके सामने या फिर हम लोग टॉर्ट्स की बात कर रहे हैं आपके सामने, द आइडिया ऑफ टॉर्ट्स इज टू गिव यू रेमेडी इन द फॉर्म ऑफ कॉम्पनसेशन। बट लॉ ऑफ टॉर्ट्स कब रेमेडी देता है? जब कहीं और रेमेडी नहीं मिल रही है। मतलब कि अगर कहीं और रेमेडी है तो आप वहीं जाओ। जब आपके पास ट्रस्ट के ब्रीच में रेमेडी है तो आप वहीं जाओ, आपको हमारे पास कॉमन लॉ के अंदर आने की जरूरत नहीं है। अब कुछ लोगों के दिमाग में सवाल होगा कि सर ये ट्रस्ट क्या होता है? मेरे हिसाब से आपको ये 11th-12th में सिखाया होगा, नहीं भी सिखाया है क्योंकि हम आमने सामने नहीं हैं, तो मैं सिर्फ आपकी एक सेफ्टी पर्पस बता रहा हूं। मान लो ए को बी से 5 लाख रुपए चाहिए। बी ए को इसके लिए एक प्रॉपर्टी सिक्योरिटी पे देना चाह रहा है, पर ए को बी पे भरोसा नहीं है। ए को लगता है कि बी ये प्रॉपर्टी बेच देगा, तो बी बोलता है कि भाई देख, सॉरी ए बोलता है कि देख भाई मैं तेरे को डायरेक्ट प्रॉपर्टी तो नहीं दूंगा, मेरे को विश्वास नहीं है, मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 करोड़, तू मेरे को दे रहा है 5 लाख, कल बेच खाएगा तो मैं क्या करूंगा? मेरे को डर लगता है, मैं नहीं दूंगा। तो ऐसे केस में ये लोग क्या करते हैं, एक ट्रस्ट बनाते हैं। ट्रस्ट बनाते हैं मतलब एक इंडिपेंडेंट बंदे को अपॉइंट करते हैं जिसको आप बुलाते हो ट्रस्टी। एक इंडिपेंडेंट बंदे को अपॉइंट करते हैं जिसको आप बुलाते हो ट्रस्टी। इसका काम क्या होता है? ये बोलेगा कि सर मैं इस लैंड को मेरे पास होल्ड करूंगा आप लोगों के बेनिफिट के लिए, और जब कल ए आपको आपके 5 लाख रुपए दे दे तो मैं उसको उसकी प्रॉपर्टी दे दूंगा। और मान लो अगर वो आपको 5 लाख रुपए नहीं देता है तो मैं इस प्रॉपर्टी को सेल करवा के आपका पैसा रिकवर करवा दूंगा। तो ये ट्रस्टी दोनों के कॉन्फिडेंस का काम कर देता है, इसी को आप बोलते हो ट्रस्ट। और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहां जाता है? इक्विटी लॉस के अंदर, यानी कि कोर्ट ऑफ चांसलर में। इसीलिए उसको कभी भी लॉ ऑफ टॉर्ट्स नहीं बुलाते। आ जाओ भाई, अब तो सर एकदम जम गया आपने को, ये तो बात आपने एकदम टच अंदर बिठाई। नाउ टॉर्ट मींस अ सिविल रॉन्ग व्हिच इज एक्सक्लूसिवली नॉट अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो कभी भी याद रखना, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट शैल नेवर क्वालिफाई टू बी कॉल्ड एज अ टॉर्ट। नेक्स्ट अप, अब ये बात याद रखने वाली बात है सर, टॉर्ट को जब आप लोग डिफाइन करने गए तो यहां पे लिमिटेशन एक्ट 1963 ने टॉर्ट को डिफाइन किया। जो तुम ऊपर पढ़ रहे हो ना, ये लिमिटेशन एक्ट 1963 की डेफिनेशन है। आई वांट यू गाइस टू रिमेंबर दिस डेफिनेशंस एक्ट। अगर वो कल आपसे पूछते हैं दैट लॉ इज नथिंग बट अ सिविल रॉन्ग which is not exclusively a breach of contract or breach of trust, is given under dash section 2 sub clause M of the Limitation Act 1963. Sure enough? So it is Limitation Act 1963 which has defined torts over here. सर इसके अलावा और भी डेफिनेशन है क्या? यस है, सॉलमन है, फ्रेजर है, विनफील्ड है। ये 3 डेफिनेशंस आपको देखनी है। सर क्या डेफिनेशंस याद रखना जरूरी है? यार जनरली आई एम नॉट अ पर्सन हु सपोर्ट्स टेकिंग और रटने की जरूरत, बट MCQ एग्जाम है, दे कैन आस्क यू अ क्वेश्चन लाइक दिस, सो आई वांट यू गाइस टू मेमोराइज दीज डेफिनेशंस, दिस इज इंपॉर्टेंट। अच्छा सर, सॉल्मन की डेफिनेशन कैसे याद करेंगे? जो ऊपर सीख के आया ना वही है। अभी मैंने आपको कॉमन लॉ ये सब सिखाया था, आप देखो कैसे समझ में आएगा आपको। Solomon defines it as a civil wrong for which the remedy is a common law. हमने ऊपर ही बात करी थी, common law recognizes torts. So भाई Solomon defines it as civil wrong for which the remedy is a common law for unliquidated damages. सर अब ये क्या नया से आप पाए? Unliquidated damages. What do you mean by liquidated first? देखो दो चीजें होती है, एक होता है liquidated, दूसरा होता है unliquidated. जब मैं कहता हूं liquidated damages, what I am trying to raise out here is जो पहले से ही लिख दिया है, अगर कल मैं फेल हो गया ना तो मैं आपसे 50,000 रुपए लूंगा। आपने क्या बोला? आप मेरे से कितने लोगे? 50,000 लोगे। इसको आप बोलते हो लिक्विडेटेड डैमेजेस। सर अगर कल मैं फेल हो गया ना तो मैं आपके ऊपर कॉम्पनसेशन करूंगा और जितना पैसा बन पड़ा ना उतना लूंगा। ये क्या हो रहा है? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब होता है जब हमें नुकसान में
कितना नुकसान होगा नहीं पता हो, या फिर हमें कितनी भरपाई लगेगी ये ना पता हो, आप इसको क्या बुलाते हो? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस बुलाते हो, यानी कि इसका कॉम्पनसेशन कोर्ट डिसाइड करेगी। जबकि लिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब होता है इसका जो भी कॉम्पनसेशन है वो पार्टीज ने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त डिसाइड कर रखा था। तो लिक्विडेटेड डैमेजेस कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त ही डिसाइड कर लिए जाते हैं, जबकि अनलिक्विडेटेड डैमेजेस कौन से होते हैं? जो सर बाद में कोर्ट डिसाइड करती है। सॉल्मन का क्या कहना था कि टॉर्ट में आ रहे हो मतलब तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, टॉर्ट में आ रहे हो मतलब तुमको नहीं पता कि कितना पैसा चाहिए, तो 99.99% क्यों बोलूं 100% ही टॉर्ट के अंदर तभी आते हो जब जो तुम नुकसान क्लेम करने जा रहे हो वो पहले से कैलकुलेट नहीं किया हुआ था। दैट्स व्हाई अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब होता है जो कॉम्पनसेशन पहले से डिसाइडेड ना हो, जो कोर्ट डिसाइड करेगी, जो कोर्ट डिसाइड करेगी, and which is not exclusively the breach of contract or the breach of a trust or other merely equitable obligation or other merely equitable obligation. Are we short till now? ठीक है। फ्रेजर, डेफिनेशन याद चाहिए। फ्रेजर ने क्या बोला? फ्रेजर ने बोला इट इज अ इंफ्रिंजमेंट ऑफ राइट इन रेम। इट इज एन इंफ्रिंजमेंट ऑफ राइट इन रेम। नाउ व्हाट इज राइट इन रेम? दिस पेन जो मैं लैपटॉप में लिखने के लिए यूज करता हूं, दिस इज अप्रोक्सीमेटली फॉर 19,000। ये मेरा पेन है, इसके साथ मैं कुछ भी करूं, गलत मत लेना, बात समझना, जहां पहुंचा रहा हूं वहीं पहुंचना। इसके साथ मैं कुछ भी करूं, मैं इससे लिखूं, मैं इससे ड्राइंग करूं, मैं इसको संडास में फेंक दूं, यू आर नो वन टू कम इन बिटवीन एंड टेल मी व्हाट टू डू विद दिस पेन। व्हाई? इस पेन में मेरे पास राइट्स हैं पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट, कोई मुझे रोक नहीं सकता, जो मुझे करना होगा मैं वही करूंगा। इसको आप क्या बोलते हो? इसको आप बुलाते हो राइट इन रेम। इनको आप क्या बुलाते हो? राइट इन रेम। सर तो ये राइट इन रेम, ये वर्ड क्या है? बच्चे मैं जो बोल रहा हूं उसको अपने नोट्स में लिख लो। दो तरीके के राइट्स होते हैं, दो तरीके के राइट्स होते हैं। एक होता है राइट इन रेम, दूसरा होता है राइट इन पर्सोनम। राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सोनम। अगर आपका राइट सिर्फ किसी एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट है तो आप इसको बोलते हो राइट इन पर्सोनम, और अगर आपका राइट अगेंस्ट द सोसाइटी है तो आप इसको बोलते हो राइट इन रेम। तो प्लीज राइट इन रेम के आगे लिख लो अगेंस्ट द सोसाइटी, और राइट इन पर्सोनम में लिख लो अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल, अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल। श्योर इनफ? नाउ नेक्स्ट। सर अगर ये सिर्फ किसी एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट राइट है तो यानी कि मतलब मेरे और उस इंडिविजुअल के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, यानी कि मेरे और विकास सर के बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो ये क्या हो गया कि मेरा उनके खिलाफ राइट इन पर्सोनम है, बस हम दोनों की लड़ाई है, हम दोनों लड़ेंगे। याद करो लॉ ऑफ टॉर्ट्स ने क्या बोला था कि मैं कॉन्ट्रैक्ट या उसका ब्रीच इंक्लूड नहीं करती। इसीलिए फ्रेजर ने अपनी डेफिनेशन में क्या बोला कि राइट इन पर्सोनम कभी टॉर्ट थोड़ी होता है। टॉर्ट क्या होता है? राइट इन रेम का वायलेशन। तो अब देखते हैं, फ्रेजर डिस्क्राइब्स इट एज एन इन्फ्रिंजमेंट। बेटा इन्फ्रिंजमेंट का मतलब क्या होता है? वायलेशन, वायलेशन ऑफ अ राइट इन रेम। राइट इन रेम का मतलब क्या होता है? जो आपका राइट है अगेंस्ट द सोसाइटी ऑफ अ प्राइवेट इंडिविजुअल गिविंग अ राइट ऑफ कॉम्पनसेशन। वापस देखना, इट इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट इन रेम। किसी ने आपकी राइट का इन्फ्रिंजमेंट किया है, यानी कि वायलेशन किया है, उस इंडिविजुअल के राइट का वायलेशन किया है, जिसकी वजह से आप उसको राइट दे देते हो किस चीज का? कि वो कॉम्पनसेशन मांग सकता है। वो क्या मांग सकता है? कॉम्पनसेशन मांग सकता है। और कॉम्पनसेशन मांग सकता है इसीलिए हम उसको क्या बुलाते हैं? टॉर्ट बुलाते हैं, एट द सूट ऑफ द इंजर्ड पार्टी, यानी कि जिसको नुकसान हुआ अगर वो केस फाइल करेगा तो उसको हम कॉम्पनसेशन दिलवाएंगे। सो आई बिलीव फ्रेजर की डेफिनेशन क्लियर है। सर याद कैसे रखोगे? सॉल्मन की डेफिनेशन के अंदर क्या करो, सॉल्मन ने आपको क्या क्या बोला, सॉल्मन के कीवर्ड्स निकाल लो। इसने बोला
कॉमन लॉ वर्ड यूज किया। तो इसने बोला कि टॉर्ट वो है जिसकी रेमेडी कॉमन लॉ के अंदर दी है और ना वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है और ना वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। लिमिटेशन एक्ट 1963 सेक्शन 2M ने क्या बोला, उसने कॉमन लॉ वर्ड यूज नहीं किया, उसने सिर्फ क्या बोला, इट इज अ सिविल रॉन्ग व्हिच इज नॉट अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नाइदर अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। दोनों में फर्क कितना है, सॉलमन ने बोला रेमेडी कहां दी गई है, कॉमन लॉ में दी गई है, जबकि ऊपर लिमिटेशन एक्ट ने रेमेडी की बात नहीं करी। सर फ्रेजर को कैसे याद रखना है, फ्रेजर ने राइट इन रेम यूज किया है, राइट इन रेम यानी कि सोसाइटी, एक इंडिविजुअल का सोसाइटी के अगेंस्ट जो राइट होता है अगर उसका वायलेशन हुआ तो उसके पास एक और राइट आता है जिसे आप बोलते हो राइट ऑफ कॉम्पनसेशन। ये किसने बोला था, फ्रेजर ने बोला था। एंड लास्ट आ गया आपका विनफील्ड, एकदम ठीक है। अब देख लो इसके अंदर मेरे को कुछ भी नहीं समझाना पड़ेगा, ये ऊपर का दोनों का मिक्सचर है। ये कह रहे हैं टॉर्टियस लाइबिलिटी, बेटा टॉर्टियस लाइबिलिटी मतलब क्या, टॉर्ट की लाइबिलिटी तब अराइज होती है जब किसी ने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की। एक सेकेंड, जब वो गमला में रख के बैठा था, क्या ये मेरी ड्यूटी नहीं थी कि मैं उस गमले के आगे फेंसिंग करवा दूं ताकि हवा चले तो नीचे ना गिरे, ये मेरी ड्यूटी थी पर मैंने नहीं की। तो ये विनफील्ड ने कहा कि टॉर्टियस लाइबिलिटी कब आती है, जब ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो, जो आपके ऊपर लॉ फिक्स करता है, आपके ऊपर लॉ ने फिक्स किया है कि, अच्छा एक सेकेंड ये रीड करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं अच्छा सा। प्राइमरीली फिक्स्ड बाय लॉ, दिस ड्यूटी इज टुवर्ड्स person generally and its breach is redressable by an action for unliquidated damages। वापस से डेफिनेशन देख लो, इट इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी फिक्स्ड बाय लॉ, एक ड्यूटी जो लॉ ने फिक्स की थी पर आपने पूरी नहीं करी। दिस ड्यूटी इज टुवर्ड्स पर्सन जनरली, और ये ड्यूटी किसकी तरफ है, आपके अगल बगल वाले पर्सन्स के पास। एंड अगर इसका ब्रीच हुआ तो इसमें आपको अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मिलेंगे। सर अनलिक्विडेटेड का मतलब था जो कभी भी पहले से डिसाइड नहीं किए गए हों। और सर ये डैमेजेस का मतलब क्या होता है, देखो डैमेज मतलब नुकसान करना, लगी ये डैमेज है, डैमेज मतलब नुकसान, पर उसी डैमेज के आगे जब एस लगता है तो आप उसको बोलते हो डैमेजेस, और डैमेजेस का मतलब होता है कॉम्पनसेशन। डैमेजेस का मतलब क्या हो जाता है, कॉम्पनसेशन। डैमेज मतलब नुकसान, डैमेजेस का मतलब क्या होता है, कॉम्पनसेशन। दोनों बातें एकदम क्लियर है, एकदम शॉर्ट। नाउ इसने क्या बोला कि विनफील्ड ने क्या बोला कि भाई टॉर्टियस लाइबिलिटी कब राइज होती है, जब आपने वो ड्यूटी पूरी नहीं करी जो लॉ ने आपके ऊपर इंपोज करी थी आपके अगल बगल वाले पर्सन का ध्यान रखने के लिए। एंड इसका इलाज क्या है, यानी कि एंड इस ब्रीच इज रिड्रेसेबल, मतलब इस ब्रीच का मतलब होता है तोड़ना, जो आपने रूल तोड़ा है उसका रिड्रेसल का मतलब क्या होता है, सोल्यूशन क्या है, एक एक्शन इन द फॉर्म ऑफ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, जहां पे आप लोगों को एक अनलिक्विडेटेड यानी कि अभी तो डिसाइडेड नहीं है, कोर्ट डिसाइड करेगी कि कितना नुकसान हुआ है, उतना नुकसान की भरपाई करके देना पड़ेगा। ये किसने कहा, विनफील्ड ने कहा। सर इसको कैसे याद रखना है, ड्यूटी इंपोज्ड बाय लॉ, याद रख लेना, ड्यूटी इंपोज्ड बाय लॉ, एकदम ठीक है। ये इसने नई चीज बोली है। तो सर हमने 3 डेफिनेशन देखी सॉलमन की। सॉलमन ने क्या बोला था, कॉमन लॉ, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर लिमिटेशन एक्ट ने क्या बोला था, सेक्शन 2M, उसने कॉमन लॉ नहीं बोला, उसने सिर्फ क्या बोला, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड आपका वापस से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर उसके बाद अपन ने किसके बारे में पढ़ा था, उसके बाद अपन ने पढ़ा फ्रेजर के बारे में। फ्रेजर ने क्या बोला था, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट इन रेम। और लास्ट अपन लोगों ने क्या पढ़ा था सर, विनफील्ड। अच्छा इस विनफील्ड अंकल ने क्या बोला, सर विनफील्ड अंकल का कहना था कि कभी भी टॉर्टियस लाइबिलिटी कब अराइज होती है, जब लॉ ने आपके ऊपर कोई ड्यूटी सेट की हो पर आपने वो पूरी नहीं की हो, जिसकी वजह से आपको क्या देना पड़ेगा, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। सर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब क्या होता है, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब होता है ऐसी भरपाई, ऐसा कॉम्पनसेशन जिसको पहले डिसाइड नहीं किया गया है, ये कोर्ट डिसाइड करेगा बाद में। श्योर इनफ, आई थिंक यहां पे आपको बहुत इजीली सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो देख ले एलिमेंट ऑफ टॉर्ट क्या है, इट इज अ स्पीशी ऑफ सिविल इंजरी ऑफ रॉन्ग एज अगेंस्ट टू क्रिमिनल रॉन्ग। तो कभी भी कोई क्रिमिनल रॉन्ग टॉर्ट नहीं कहलाता है, सिर्फ सिविल रॉन्ग ही टॉर्ट्स में आ सकता है। एवरी सिविल रॉन्ग इज नॉट अ टॉर्ट, याद है मैंने आपको बताया था एवरी सिविल रॉन्ग इज नॉट अ टॉर्ट। अब accordingly it is possible to distinguish tort from a crime and from a contract, a trust and quasi contract। what is quasi contract बाद में बताऊंगा आपको। आई थिंक ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच हो गया। मैंने आपको अभी ऊपर इस विनफील्ड में एक एग्जाम्पल देने वाला था, मैं रुक गया। सो जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, मैं मेरे घर पे शेर ले आया पालने, वो शेर मेरे घर से निकला, बगल वाली आंटी के घर पे गया, उसकी टांग खा गया,
उसकी टांग खा गया। मैंने कहा मैंने खाई, मैंने बोला था जा टॉमी, मतलब मेरे शेर का नाम है टॉमी, मैंने बोला था उसको जा जाके खा, अपनी मर्जी से गया ना, तो मैं क्यों कॉम्पनसेशन दूं? लॉ ने बोला सुन चचा, ओ चचा इधर आ। शेर घर पे लाया क्यों? मैंने कहा मुझे पसंद है। उसने कहा मेरे भाई, जब तू कोई जानवर घर में लाता है तो तुझे इस चीज का ध्यान रखना है कि अगल बगल वालों को तकलीफ ना आए, अगल बगल वालों को तकलीफ ना आए। अगर उनको तकलीफ आ रही है तो तू लॉ द्वारा जो तेरे ऊपर ड्यूटी सेट की गई है उसका वायलेशन कर रहा है। अब ये आंटी का जितना नुकसान हुआ है, हम देखेंगे इसका इलाज का कितना खर्चा आता है, जीवन में आगे क्या तकलीफ आती है, उस हिसाब से एक अनलिक्विडेटेड, यानी कि अभी तक तो कोई डिसाइडेड नहीं है, कोर्ट एक फाइनल अमाउंट डिसाइड करके देगी जो तेरे को भरपाई करनी पड़ेगी लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर। हम समझते हैं तू ये शेर उसको कटवाने के लिए नहीं लाया था, इसीलिए हम तेरे को क्रिमिनल नहीं बुला रहे। सो दिस इज नॉट a civil wrong, I'm sorry, this is not a criminal wrong, so it can be distinguished from a crime, it can be distinguished from a contract, it can be distinguished from a trust and from a quasi contract। यहां तक एकदम क्लियर है? तो अब अपने को एलिमेंट्स भी क्लियर हो गए। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूं आप लोगों को। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक का लेक्चर आप लोग को एकदम क्लियर था, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आने वाले लेक्चर्स में हमारी स्पीड भी आ जाएगी, हम समझ भी जाएंगे। पहले लेक्चर में बेसिक्स क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट था। सो दिस वॉज इट, आवर फर्स्ट लेक्चर इज डन। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, आप लोग को ये लेक्चर समझ आया होगा। ऐसे ही टिके रहिएगा दोस्तों, जल्दी से ये बहुत ही प्यारा सा चैप्टर खत्म करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। मिलते रहिएगा, जिंदा रहिएगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।